नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अखिलेश के बैलेट रिजल्ट की कर लेते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश चुनाव का नतीजा 10 मार्च को आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 253 सीटें मिली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा गठबंधन को कुल 125 सीटें मिली हैं। लेकिन अखिलेश यादव की माने तो सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली और ये सब हुआ है बैलेट पेपर की वजह से। आखिर क्या है बैलेट रिजल्ट वाला रहस्य और क्यों अखिलेश यादव के एक ट्वीट से फिर से शुरू हो चुका है सियासी घमासान? बाईस की रण में सपा गठबंधन की हार। अखिलेश यादव ने भरी फिर से हुंकार। पोस्टल बैलेट के हिसाब से सीटें मिली 304। 10 मार्च को जब नतीजों का ऐलान हुआ तब से लेकर अब तक हर कोई अखिलेश यादव को सुनने को बेताब है कि आखिर प्रचंड जीत का दावा करने वाली सपा की मुखिया कैसे 125 सीटों पर सिमट गई और उस पर वो अब तक खामोश क्यों है। इसके बाद 15 मार्च को जब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया तो सियासी पारा चढ़ गया, जिसमें उन्होंने सपा गठबंधन की 304 सीटों पर जीत का दावा किया। पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। दरअसल ये जो आंकड़ा अखिलेश यादव ने सबके सामने रखा है वो पोस्टल बैलेट को लेकर है। आंकड़े बताते हैं कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी अव्वल रही है। पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 2,27,681 वोट मिले, यानी 51.5% वोट सपा गठबंधन के खाते में गए। समाजवादी पार्टी को अकेले 1,99,567 वोट मिले, यानी कि अकेले समाजवादी पार्टी को 45.1% वोट मिले। जबकि पोस्टल बैलेट की मतगणना के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा गठबंधन को 1,47,148 वोट मिले, यानी 33.3% वोट भाजपा गठबंधन को मिले। और अकेले अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 1,41,252 वोट मिले, यानी 31.9% वोट अकेले भाजपा के खाते में आए। पोस्टल बैलेट में सपा ने सभी दलों को पछाड़ दिया और 51.5% वोट को सीटों में तब्दील करते हुए अखिलेश यादव ने 304 सीटों का आंकड़ा रख दिया। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने पोस्टल बैलेट के जरिए बिना कुछ कहे ईवीएम पर निशाना साधा तो केंद्रीय मंत्री और करहल के रण में अखिलेश यादव को चुनौती देने वाले एसपी सिंह बघेल ने पलटवार कर दिया। दूसरी बात इसको कहते हैं नाचना है आंगन टेढ़ा और इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पोस्टल बैलेट एक अलग वर्ग होता है, जो एक होते हैं कि अब पैरामिलिट्री फोर्स और फौज के लोग डालते हैं, एक अन्य सरकारी कर्मचारी डालते हैं, वो एक अलग क्लास है। एक लंबी चुप्पी के बाद अखिलेश के इस ट्वीट से सियासी घमासान छिड़ गया है, जिसमें सीधे सीधे ईवीएम पर तो नहीं लेकिन बैलेट पेपर में बढ़त के मुद्दे के जरिए ईवीएम पर निशाना साधा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एक तरफ अखिलेश यादव बैलेट पेपर का मुद्दा उठाते हुए खुद को जीता हुआ बता रहे हैं, तो वही लगता है कि हर दम साथ देने का दावा करने वाले सपा के सहयोगियों का मोह भंग हो चुका है और इसकी शुरुआत कर दी है सपा गठबंधन के साथी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने, जो कि कल तक स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने को लेकर हमलावर थे। तो वहीं अब सपा पर ओवर कॉन्फिडेंस होने का उन्होंने आरोप लगा दिया और साथ इशारा दे रहे हैं कि साथ चंद दिनों का ये है। हार से हो गया मोहभंग। केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें जरूरत नहीं मेहनत करने की। केशव अब किसके संग? समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। सूरमाओं की शुरू हुई अंदर खाने सियासी जंग। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा।
ये है सपा गठबंधन के वो साथी जो 10 मार्च से पहले अपनी अपनी जीत का दावा नहीं बल्कि हुंकार भर रहे, जहां मंच सजता अपनी जीत का दावा करते। लेकिन 10 मार्च के बाद मानिए जैसे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और फिर अचानक से सनद हुआ कि अरे पहले से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है। दरअसल सपा ने 22 के रण को जीतने के लिए जो सेना खड़ी की थी उसमें करीब आधा दर्जन छोटे छोटे दल थे जो पूरब से लेकर पश्चिम तक कमान संभाल रहे थे और साथ चलने का दावा कर रहे थे। लेकिन 10 मार्च को संग कदम ताल करने के सारे दावों की हवा निकल गई जब सपा गठबंधन 125 सीटों पर सिमट गया और फिर सामने आई सपा गठबंधन में रार। उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें जरूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क बंधे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने इस हार के पीछे न सिर्फ समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस बताया, साथ ही भाजपा की स्वामी प्रसाद मौर्य वाली चाल की तरफ भी इशारा किया। मैं ये कह रहा हूँ रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। गठबंधन की गांठें तब और ज्यादा खोलती चली गई जब केशव देव मौर्य ने गठबंधन में खुद के तवज्जो नहीं मिलने का मुद्दा उठा दिया। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। इस बात की उम्मीद चुनावों से पहले ही लगाई जा रही थी कि जीत हो या हार, कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा कि ना ही अखिलेश यादव ने सोचा होगा और ना ही गठबंधन के अन्य साथियों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने 22 का रण फतह कर लिया है और अब सबको इंतजार है योगी आदित्यनाथ के विजय तिलक का, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। लेकिन अमित शाह को जिम्मेदारी देने का मतलब सिर्फ रस्म अदायगी मात्र नहीं है, बल्कि ये भाजपा की वो रणनीति है जो कि 2024 के रण में भाजपा को और मजबूत करने की तरफ एक कदम है। आखिर क्यों राम राज्य के चाणक्य के कांधे पर सौंपी गई है यूपी में सरकार गठन की जिम्मेदारी, और क्या है भाजपा की रणनीति, ये रिपोर्ट देखिए। राम राज्य के चाणक्य पर विजय तिलक की जिम्मेदारी। नई सरकार की गठन की कसरत जारी। योगी की विजय तिलक की भव्य तैयारी। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद से ही सबको इंतजार है जब उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ फिर से विराजमान होंगे, और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आखिरकार योगी आदित्यनाथ के विजय तिलक की जिम्मेदारी भाजपा के चाणक्य को दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हुई महाविजय के महायोद्धा के विजय तिलक की जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह को दी। गृहमंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उत्तर प्रदेश के सह पर्यवेक्षक हैं। छोटे राज्य से एक सामान्य कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े राज्य के सब पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 3.25 करोड़ जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाला काम है। इसके साथ ही भाजपा ने 3 और राज्यों में अपने योद्धाओं के विजय तिलक कराने वाली टीम को तैनात कर दिया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड का सह पर्यवेक्षक बनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मणिपुर का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू को मणिपुर का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को
गोवा का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। पशुपालन मंत्री एल मुरुगन को गोवा का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। जिम्मेदारी मिलते ही अमित शाह काम में जुट गए हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बुधवार को बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बैठक में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर जो बैठक होने जा रही है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। इसके अलावा इस बैठक में बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है। वही अमित शाह जो 2014 की महाविजय के शिल्पकार रहे, 2017 की यूपी विजय के मजबूत आधार रहे, 2019 विजय के सिपह सलार रहे और अब 2022 के बड़े रणनीतिकार हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में फंसे हुए मुकाबले को एक तरफा करते हुए भाजपा की महाविजय की तरफ मोड़ दिया था। और यूपी में सरकार के गठन के साथ ही अमित शाह 2024 के लिए बड़ी रणनीतिक बिसात बिछाने में जुट गए हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं वो स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं सरकार के गठन का, तो उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी सरकार और मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें फिर से मिलेंगे। अमित शाह की दिल्ली में होने जा रही ये बैठक बहुत ही अहम बताई जा रही है। उसके बाद होली के ठीक दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह 19 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। सह पर्यवेक्षक रघुवर दास भी लखनऊ पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधानमंडल दल की बैठक होगी। विधानमंडल दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगेगी, जिसके बाद राज्यपाल को सरकार बनाने का पत्र सौंपा जाएगा। जरूर दिखने में ये पूरी कसरत एक औपचारिकता नजर आए, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी अगले रण की तैयारी का आगाज है, जो 2024 में लड़ा जाएगा और उसके लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर कांड को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर नोटिस, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है इस मामले में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है और लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उसकी जमानत पर अब नोटिस जारी किया गया है।